नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 23 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, कैसे हाईजेक कर लिया गया है ईवीएम के जरिए। एक हुआ है बड़ा खुलासा। आखिर ईवीएम की फैक्ट्री कहाँ है, किस फैक्ट्री से ईवीएम खरीदती है मोदी सरकार। आरटीआई के जरिए हुआ है बड़ा खुलासा। आखिर क्या अडानी के फैक्ट्री से निकल रहा है ईवीएम। इस आरटीआई में चौंकाने वाले खुलासे से सब कीड़े होश बताएंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा। दूसरी खबर निकल के आई है, बजरंग पुनिया लौटाएंगे पद्मश्री पुरस्कार। पीएम मोदी को खत लिखकर कहा, सम्मानित बनकर नहीं जी पाऊंगा अब। तीसरी खबर बताएंगे, सीएम भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के टेंडरों पर लगाई रोक। बताएंगे कैसे वित्त विभाग ने दिए हैं आदेश, इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। संसद में सुरक्षा चूक के दौरान भाग गए थे बीजेपी सांसद। राहुल गांधी ने बताई पूरी कहानी, कहा हवा निकल गई थी उनकी जब ये हुआ तब। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट, जहां उत्तर प्रदेश में इंडिया की कमान संभालेंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस ने दिया इशारा। कांग्रेस ने कहा सीटों की लड़ाई नहीं, देश में लोकतंत्र बचाने की जरूरत। अखिलेश यादव जो कहेंगे समझा जाएगा, बताएंगे। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और कैसे सबसे बड़ी बात यह रही कि अभी तक पिछले 5 सालों में 2019 के बाद से अब तक प्रिंट मीडिया को 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मोदी सरकार ने। गोदी मीडिया को मैनेज करने के लिए क्या कुछ किया नहीं है वो हम आपको बताएंगे। और उपराष्ट्रपति के अपमान पर प्रोपोगंडा होने के बीच याद आए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिसको देशद्रोही तक कह दिया गया था। भाजपाई थे चुपे के करके आपको विस्तार से जान लेना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमास और इजरायल के जो लगातार युद्ध चल रहा है, इस बीच हमास ने क्या चेतावनी दी है उन्होंने हमले तेज करने का, वो भी हम आपको बताएंगे। और हूतियों ने कैसे दुनिया भर के तमाम देशों के कहा अगर यमन में लाल सागर में यमन के खिलाफ लड़ेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। वहीं एक बार फिर से तेल अवीव के ठिकानों पर इजराइल पर किया गया है भीषण अटैक। एक करके जान लेना आपको बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, लोकतंत्र को कहीं हाईजैक तो नहीं कर दिया गया है। आखिर ईवीएम को लेकर आया है चौंकाने वाला खुलासा। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक क्या अडानी की फैक्ट्री से निकल रही है ईवीएम की मशीन। दरअसल आपको बता दें एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन राय ने एक तरीके से भारतीय चुनाव प्रणाली में बेफतम ईवीएम की बिक्री और खरीद के मामले में आरटीआई से प्राप्त जानकारी स्थापित कर देने वाली है। दरअसल पहले यह जान लें कि ईवीएम के 3 पार्ट होते हैं। दरअसल पहली पार्ट होती है बीयू, जिसे बैलेटिंग यूनिट कहते हैं। तो दूसरी पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू कहते हैं। और हाल ही में जोड़ा गया है वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट। ये ईवीएम भारत में 2 अलग अलग जगहों पे 2 कंपनियों के तौर पर बनाया जाता है। पहला बेंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल बनाती है, और हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल बनाता है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2010 से 2017 के बीच चुनाव आयोग को बीईएल ने 125 यानी 1,25,000 सीयूज तथा 1,90,000 बीयूज बेचे थे। ईसीआईएल ने भी इसी अवधि में चुनाव आयोग को 2,22,529 बीयूज तथा 2,11,875 सीयूज दिए। लेकिन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के पास जो है वो 13,95,000 बीयूज और 9,30,000 सीयूज की खरीद की जानकारी है। और सूचना के अधिकार के तहत चुनाव आयोग का जवाब यह है कि 1989-90 से 15 मई 2017 के बीच कुल लगभग 10 लाख के करीब बीयूज तथा 9,28,000 सीयूज बेल से और 1,14,000 बीयूज तथा 9,34,000 सीयूज ईसीआईएल से खरीदे गए हैं। 2 कंपनियां समझिए, एक बेल और ईसीआई खरीदे गए हैं तथा अर्थात कंपनियों, सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा की गई जानकारियों में कहीं तालमेल नहीं खा रहा है। समझिए, अपने आप को बताया। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो जितनी इन दोनों कंपनियों से ईवीएम खरीदे गए हैं ऑफिशियल डाटा के हिसाब से, चुनाव आयोग के पास उससे कहीं ज्यादा ईवीएम मशीनें हैं। तो बीच में जो ईवीएम मशीनें इन दोनों कंपनियों के अलावा जो आई हैं, आखिर वो कहां से आई हैं, एक सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि इन्हीं ईवीएम मशीनों के जरिए वो खेला असल में होता है। इन्हीं ईवीएम मशीनों के जरिए वो खेला हो रहा है जो बीच में हो रहा है। अब ये मशीनें कौन बनाता है? अब एक खबर निकल के आई है कि ये अडानी की मशीन में बनता है। हालांकि ये कहावतें हैं या सच्चाई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गौतम अडानी के द्वारा भी इस तरीके की चीजें जो है बनाई जाती हैं। और गौतम अडानी की मशीन में
ये बाकी ईवीएम मशीनें बनाई गई हैं और यही कारण है कि मोदी उनको सीधे तौर पर प्रॉफिट पहुंचाते हैं। और याद से नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव से ही लगातार ईवीएम के यूज किए जा रहे हैं, अडानी वाला। इसी वजह से धड़ाधड़ चुनाव में जीत हो रही है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन राय ने जो डाला उसमें स्पष्ट कहा, चुनाव आयोग ने बताया कि इन दोनों कंपनियों में जितने ईवीएम खरीदे गए उससे कहीं ज़्यादा चुनाव आयोग के पास है। और यही कारण है कि अब सवालों के घेरे में लगातार ईवीएम को लेकर सुरक्षा सवाल यहीं तक हमेशा खड़े होते रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत सरकार के टेंडरों पर लगाई रोक। अब समझिए, वित्त विभाग का आदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। सरकार के नए टेंडर और कामकाज पर रोक लगा दी है। इसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्व के आदेशों में भी संबंधित मंत्री एवं सीएम की सहमति के बाद ही कामकाज हो सकेंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन कार्यों के टेंडर अभी जारी नहीं किए गए हैं उन्हें आगामी निर्देशों तक आमंत्रित नहीं किए जाएं। जिन कार्यों के टेंडर आमंत्रित करने के उपरांत कार्य आदेश नहीं किए गए हैं उनके कार्य आदेश आगामी निर्देश तक जारी नहीं किए जाएं। जो कार्य आदेश के उपरांत प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें आगामी आदेशों तक प्रारंभ न किए जाएं। ये सारे आदेश दे दिए गए हैं। एक तरीके से उन भाजपाइयों को ठेका दिया जाएगा। एक और अपडेट, बजरंग पुनिया लौटाएंगे पद्मश्री पुरस्कार। पीएम मोदी को खत लिख कहा, सम्मानित बनकर नहीं जी पाऊंगा। साक्ष्य मलिक के बाद अब बजरंग पुनिया ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के ऐलान के बाद बड़ा फैसला किया है। बजरंग पुनिया ने अपना पद्म पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। बजरंग ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया और उन्होंने पीएम मोदी को इस मामले में एक खत भी लिखा है। बजरंग ने सोशल मीडिया पर अपना खत ट्वीट किया है और उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है। सीधे तौर पर एक बड़ी दुखद घटना और पीड़ादायक है, लेकिन मोदी सरकार है कि नींद से जागने को तैयार नहीं है। इस तरीके की चीजें हैं जो कि खबर है। अगली एक और अपडेट, संसद में सुरक्षा चूक के दौरान भाग गए थे भाजपाई सांसद। राहुल गांधी ने बताई पूरी कहानी, कहा उनकी हवा निकल गई थी। कल जोरदार प्रदर्शन। दरअसल कल संसद के बाहर जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। उन्होंने कहा देश लोकतंत्र खतरे में और लोकतंत्र को कुचलने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर जिस तरीके से 143 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, कल भी 2-4 सांसदों को सस्पेंड किया और यही कारण एक हंगामेदार आसार के बीच राहुल गांधी ने कहा है कि आज भाजपाइयों ने सुरक्षा में चूक, ये कायर हैं, ये देश को चला नहीं सकते, ये कायर लोग हैं। जब सुरक्षा में चूक हुई थी उस समय भाजपाई कोई नहीं टिक पाया। सारे भाजपाई मिनटों में वहां से भाग खड़े हुए थे और उनकी हवा निकल गई थी। इसलिए मैं कहता हूं ये संघी डरे हुए हैं और ये डरा हुआ इंसान एक मजबूत देश का निर्माण नहीं कर सकता है। तो राहुल गांधी की बात से अगर आप भी सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली एक और अपडेट, इंडिया गठबंधन को सपा की 2 टुक, 55-60 सीटों में कम बात नहीं बनेगी। जी हाँ, भाजपा विरोधी दलों के गठजोड़ इंडिया की चौथी बैठक के साथ ही सीटों के बंटवारों की संभावनाओं पर काम शुरू हो गया है। सभी दलों की राय यही है कि अलग अलग प्रदेशों में गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल, प्रदेश कांग्रेस आदि के बीच सीटों का हिसाब किताब 31 दिसंबर तक कर लिया जाएगा। वहीं सपा ने कांग्रेस नेतृत्व को साफ कहा है कि यूपी में 2/3 सीटें अपने पास रखेंगे। इस बार सपा बहुत सीटें छोड़ने के बोर्ड में नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि फिलहाल अखिलेश यादव यूपी में इंडिया गठबंधन का एक तरीके से प्रमुख चेहरा है, तो उनके हिसाब से काम होगा। इसमें सीट शेयरिंग की कोई बड़ी बात नहीं है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिलहाल चुनाव मिलकर लड़ने की तैयारी चल रही है। अगली एक और अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है दोस्तों। जिन 40 कमांडर्स की बदौलत गाजा में गदर मचा रहा इजराइल, उनकी आई शामत, जेल भिजवाने पर यूएस आमादा। इजराइल हमास की जंग में एक तरफ अमेरिका है जहां इजराइल पर गाजा पट्टी में हमले रोकने और युद्ध विराम करने को कह रहा, वहीं दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकार समूह ने इजराइल के टॉप 10 कमांडर्स को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी में घसीट लिया। वॉशिंगटन पोस्ट और मिडिल ईस्ट आई के लिए सऊदी स्तंभ का जमात खागोसी द्वारा स्थापित अधिकार संगठन डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ ने बुधवार को आईसीसी के एक दस्तावेज सौंपा है, जिनमें गाजा में इजराइल सैन्य अभियान चलाने वाले 40 वरिष्ठ इजरायली कमांडरों की सूची है। डॉन ने उन युद्ध अपराधों का मुकदमा चलाने का आह्वान किया है। उसमें अब तक 20,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉन की कार्यकारी निदेशक सारा लिंगा विटसन ने एक बयान में कहा है कि आईडीएफ के ये 40 कमांडर जो गाजा पर अंधाधुंध बमबारी, प्रचंड विनाश और नागरिकों के समूहों की हत्या की योजना बनाने, आदेश देने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें किसी भी आईसीसी जांच में प्रमुख संदिग्ध होना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने ये बातें कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यमन में हौतिस के हमलों के खतरे का सामना करते हुए जहाजों ने लगभग 80 अरब डॉलर मूल्य के माल को लाल सागर में दूर भेज दिया है। सीएनबीसी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल यमन में हौतिसों के हमलों के खतरे का सामना करते हुए जहाजों ने लगभग 80 अरब डॉलर मूल्य के माल को लाल सागर से दूर भेज दिया है।
आपको बता दें, लगातार यमन ऐसा कांड कर रहा है, इजरायली सेना और उनके सुपर पावर देशों को झुकने पर मजबूर कर दे रहा है। लगातार खरबों रुपए के पश्चिमी देशों को नुकसान हो रहे हैं। यमन में लगातार हौतियों ने तब तक हमले करने का ऐलान किया है जब तक कि युद्ध पूर्ण सीज फायर नहीं हो जाता है। गाजा में हमास के लड़ाकों पर जब तक हमले बंद नहीं हो जाते हैं तब तक ये अटैक लगातार हौतिस करते रहेंगे और आर्थिक रूप से चपट यूरोपीय देशों को देते रहेंगे। एक और अपडेट निकल के आई, इजरायली रक्षा मंत्री की अब नई प्रतिज्ञा। क्या कुछ कहा उन्होंने, समझ लीजिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बुधवार को एलियट की खाड़ी में नौकायान कर रहे इजरायली नौसेना SAR-6 श्रेणी के मिसाइल जहाज का दौरा किया। इन्होंने एलियट शहर के आसपास सक्रिय नौसेना कमांडरों और सैनिकों से भी मुलाकात की। गैलेंट को परिचालन और खुफिया गतिविधियों के साथ साथ यमन स्थित होती लड़ाकों के हमले जैसे लाल सागर में हवाई और नौसैनिक खतरों के सामने नौसेना की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस यात्रा में इजरायल नौसेना के कमांडर BPN डेविड सार सलामा ने भाग लिया है। मंत्री ने वहां नाविकों से कहा है कि इजरायल राज्य में 2000 किलोमीटर दूर बाल अम्बड जरा मध्यस्तरीय लाल सागर के तल पर में नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए खतरा न केवल यातायात पर खतरा है इजरायल बल्कि सभी देशों से संबंधित जल में नौवाहक का अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र वाहक भी है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम उनसे मुकाबला करेंगे और लाल सागर की बात कही। अगली एक और अपडेट, बीजेपी सरकार ने 2019 में लोकसभा लेकर अब तक प्रिंट मीडियम विज्ञापन पर 967 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दरअसल बीजेपी सरकार ने 2019 से लेकर अब तक प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर 967 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको बता दें 967 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं ये केवल और केवल प्रिंट मीडिया है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें शामिल नहीं है। यानी एक साल में 200 करोड़ रुपए केवल और केवल अपनी गोदी पत्रकारिता वो भी प्रिंट मीडिया को दिए जा रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं। तो क्या क्या ये विज्ञापन है? विज्ञापन नहीं, असल में ये पैसे भारी भरकम मोटी रकम मोदी जी के फर्स्ट लाइन में मोदी की बड़ाइयों की मोटी हेडिंग छापने के लिए हैं। और यही कारण है कि देश में असल सच्चाई और मुद्दों से ध्यान भटक रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आप जो प्रिंट मीडिया पढ़ रहे हैं वो सब कुछ सही है? उसके पीछे 200 करोड़ रुपए के पैकेज भरे हुए हैं। एक और अपडेट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर हंगामा मचाने वाले भाजपाई तब कहां थे जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से देशभक्ति के सबूत मांगे जा रहे थे। सवाल खड़े हो गए हैं। उपराष्ट्रपति को लेकर नए विवाद से अब याद आया कि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब भारत को आजाद हुए 2014 के बाद वाली आज़ादी ज़्यादा समय नहीं बीता है। अभी नए भारत का नारा भी दिया गया था। इसी के दौरान गणतंत्र दिवस 2015 आ गया। 14 में मिली आज़ादी के बाद पहली बार महामानव प्रधानमंत्री की हैसियत से राष्ट्रपति का गणतंत्र का जश्न मनाने के लिए आए थे। इस भव्य आयोजन में उन्होंने अपने दोस्त बराक ओबामा को भी आमंत्रित किया था। इसमें जो है वो प्रोटोकॉल को ज़्यादा इल्म भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उस वक्त झंडे को सलामी दे दी, तब उन्हें सलामी नहीं देनी थी। आपको बता दें, इस बीच उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए झंडे को सलामी नहीं दी। बस फिर क्या था, नए आज़ाद हुए देशभक्तों को मौका मिल गया और उन्होंने अपनी जहालत का प्रदर्शन करते हुए हामिद अंसारी की देशद्रोही साबित कर दिया था। 2015 में कई रोज ये बात चलने लगी थी, बहस चलने लगी थी। सुरेश चौहान के जैसे नफरती पुपंदी हामिद अंसारी को पाकिस्तानी कहने लगे थे। तब भाजपाई कहाँ थे? तब सवाल खड़े करने वाले कहाँ थे? यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति को देशद्रोही कह दिया गया, उसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं उठाया। और यही कारण है कि अब उपराष्ट्रपति पे जातिवादिता करने वाली भाजपाई को क्या तब उपराष्ट्रपति नहीं नजर आ रहे थे? तब उपराष्ट्रपति के रूप में हामिद अंसारी देशद्रोही नजर आने लगे थे। तो ये इनका दोगलापन है। एक और अपडेट निकल के आई, संजय सिंह को लगा झटका, कोर्ट ने शराब घोटाले में जमानत देने से किया इनकार। शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आपके वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर झटका लगा। शुक्रवार को राउरकेला स्थित स्पेशल जज MK नागपाल की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बीते शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ED ने 4 अक्टूबर को उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक ED की कस्टडी में रहने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था और राज्यसभा सांसद 13 अक्टूबर से तिहाड़ जेल में बंद है। संजय सिंह पर केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने खत्म किया जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। CBI और ED का आरोप है कि शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया है, बदले में रिश्वत ली गई। हालांकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। तो ये चीजें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।